वेलकम टू बैक माई चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड पर आप सभी को पॉलिटिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के विषय में कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार कितने होते हैं। लाइक 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में, और साथ ही जेएस मिल के स्वतंत्रता के ऊपर विचार क्या है। ये टॉपिक जो है गाइज वो बीए पॉलिटिकल ओनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी। साथ ही ये एमए के कोर्स में भी इन्वॉल्व होता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि एमए में भी हमें इन सभी थ्योरीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही अदर्स एग्जामिनेशन में भी रिक्वायरमेंट होती है इस टॉपिक की, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। सो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आगे तक एंड तक इस वीडियो को देखना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचा सकूं अपने नोट्स के द्वारा और अपनी अंडरस्टैंडिंग मेथड के द्वारा। सो इट इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर एग्जामिनेशन बाय नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले स्वतंत्रता के विषय में। फ्रीडम और लिबर्टी दोनों ही कहा जाता है स्वतंत्रता को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी व्यक्तियों को, मनुष्य को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है कि स्वतंत्रता जो है ना, वो मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये हमारे लिए। क्योंकि मानव अपने जन्म से ही स्वतंत्र, क्रियाशील और रचनात्मक जीव रहा है। हम अपने बर्थ से ही लिबर रहना चाहते हैं, काम कुछ ना कुछ सीखने लगते हैं बच्चे स्टार्टिंग से ही, और क्रिएटिविटी में उनका दिमाग रहता है। इसलिए मानव अधिक से अधिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा अपना कार्य कर सके। क्या सब कुछ करने की मनमानी ही स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता के विषय में ये प्रश्न उठता है कि हम जो भी करना चाहते हैं, कुछ करने की मनमानी स्वतंत्रता है तो नहीं। सब कुछ तो नहीं कर सकते, करने पे भी हमारे कुछ ना कुछ पाबंदी होती है। अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे की स्वतंत्रता को हानि हो रही, तो वो वास्तव में तो स्वतंत्रता नहीं है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। इसलिए स्वतंत्रता का तात्पर्य, वास्तविक अर्थ यह होता है कि जब हम अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी का उपयोग करते समय दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचाएं, तभी वो रियल में स्वतंत्रता कहलाती है। अधिकतर विचारक यह मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है, लिबर्टी जो है, वो अधिकारों की उपज है। यानी कि स्वतंत्रता अधिकारों, राइट से के कारण ही आई है। कि हमने जब कहा हमें जीने का अधिकार है, तो उसके साथ हमें स्वतंत्रता भी है, जीने की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, और अधिकार भी। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के उपज कहलाते हैं। क्योंकि जहाँ अधिकार नहीं होते हैं वहाँ स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यानी जहाँ पे राइट नहीं होगा, हमें जीने का अधिकार नहीं होगा या घूमने का अधिकार नहीं होगा, तो वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होगी, फ्रीडम भी नहीं हो सकती। स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है ना। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हमें उसके लिए लिबर्टी होनी ज़रूरी होती है गाइस। लिबर्टी होगी तभी वो अपने कोई कार्य कर सकेगा, शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर पाएगा और अपनी गोल्स को अचीव कर पाएगा, जब उसे स्वतंत्रता होगी व्यक्ति को। इसका अर्थ ऐसे नियंत्रणों का अभाव है, हमें ऐसे ऐसे कंट्रोल्स का अभाव करना होता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। राज्य के निर्माण से पहले भी हम देखें, जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था तो व्यक्ति का जीवन स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। पहले स्वतंत्रता नहीं थी व्यक्ति को एकदम से, वो इसलिए व्यक्तियों ने क्या करा, राज्य बनाया। कि जो व्यक्ति थे पावरफुल पर्सन, वो कमज़ोर व्यक्तियों का हनन करते थे पहले ज़माने में, जैसे लाइक जमींदारी व्यवस्था के रूप में, या कहें तो शासक के रूप में, निरंकुश शासक के रूप में, जिसमें हम देख सकते थे कि कैसे किस प्रकार से शासक वर्ग जो है वो एक व्यक्ति को एकदम गुलामों की तरह ट्रीट करता था ना, और उन पे जुर्म ढालता था। अब तो ऐसा नहीं है, आप सभी के पास स्वतंत्रता है, अधिकार है हमारे पास, तो हम स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। हमारे पास राइट्स हैं, तो हम अपने कार्य कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ जाता है कि व्यक्ति को कितनी और कैसे स्वतंत्रता दी जाए, है ना, कितने अमाउंट में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक तरफ तो ये विचार पैदा हो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, नहीं कि खुला छोड़ दो तभी वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। एक थॉट ये होती है। दूसरी थॉट देखें तो यह प्रश्न भी है कि समाज की सुरक्षा के लिए अगर हमें सोसाइटी में वो भी रखना है, सिक्योरिटी रखनी है, तो उसके लिए व्यक्ति पर कुछ ना कुछ पाबंदी लगा देनी चाहिए। वरना अगर पूरा ही स्वतंत्र छोड़ दोगे व्यक्ति को, तो फिर वैसी निरंकुश वाली व्यवस्था आ जाएगी, है ना। तो आधुनिक काल में देखें तो लोकतंत्री देश ने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं ना, जैसे लाइक हम जानते हैं हमें भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारत में और लोकतांत्रिक सभी देशों में, जिसके अंतर्गत जीने का अधिकार होता है, शिक्षा लेने का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध
आवाज़ उठाने का अधिकार होता है, घूमने फिरने का अधिकार, मतलब सभी तरीके से स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आप सभी ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अपने CGDI वाले सब्जेक्ट में, है ना। और सभी हम पढ़ते हुए आए हैं पॉलिटिक्स में। संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जो कि भाग 3 में निर्मित हैं, भारत के संविधान में लिखित हैं। और हमें मौलिक अधिकार के द्वारा राइट है कि हम स्वतंत्र रूप से जीवन को यापन कर सकते हैं, जो उनके विकास में भी सहायक होते हैं ना, हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। स्वतंत्रता के संबंध में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है गाइस। जैसे समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने व्यक्तित्व तथा अभिव्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं ना। हम जो कोई भी व्यक्ति है समाज में, तो वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं, बोलने का अधिकार है हमें, तभी हम अपना व्यू रख पाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी विषय के ऊपर। तो उससे क्या होता है, हमारे विचारों की व्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, व्यक्ति जो है अपने विकास के लिए साधनों की मांग करता रहता है। यानी अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना। अगर हम मुझे पढ़ना है अच्छे से, IAS बनना है हमें, तो हमें उसके लिए बुक्स चाहिए। बुक्स के लिए हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, है ना। पेरेंट्स से ही मान लो या किसी से भी, तो हम मांग करते हैं ना। जब हम बोलने की स्वतंत्रता तो हम मांग करते हैं, जिससे उसमें विकास में सहायक होता है ना। और थर्ड है समान अवसर प्राप्त करना ही स्वतंत्रता। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लाइक गर्ल्स बॉयज़ में इक्वलता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। वही रियलिटी में स्वतंत्रता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब स्वतंत्रता का अर्थ टॉपिक में लिखते हैं गाइस, द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, जिसमें हम और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे अपनी स्वतंत्रता को। ऊपर तो आप समझ ही गए होंगे आई होप, क्योंकि स्वतंत्रता क्या है, काम करने की स्वतंत्रता है, अपने व्यक्तित्व को विकास करने की स्वतंत्रता। तो इसी प्रकार से अब हम इसकी थ्योरी में वर्ड से रिलेटेड देखते हैं। तो स्वतंत्रता को अंग्रेजी में हम लिबर्टी कहते हैं, जो लैटिन शब्द के लिबर से बना है, जिसका मतलब होता है बंधनों का भाव। लिबर का मीनिंग क्या है गाइस, बंधनों का भाव, यानी कि किसी पे रोक रुकावट ना हो, वही एक तरीके से स्वतंत्रता है। इस प्रकार स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं, उस एटमॉस्फेयर को कहते हैं जो बंधनों के अभाव में दी जाती है। परिभाषाएं देखें तो गाइस, डेफिनेशन भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हमें अच्छा आंसर लिखते समय अपने डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरीके से आप लेखकों के नाम लिख सकते हैं, राइटर्स के, पॉलिटिक्स हैं, फिलोसफर्स हैं, भिन्न भिन्न विचारकों के द्वारा स्वतंत्रता का अर्थ बताया गया। लाइक हॉब्स के अनुसार बंधनों के अभाव को ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। रूसो के अनुसार देखें तो सामान्य इच्छा के पालन करने में, यानी जो जनरल विल की जो उन्होंने थ्योरी दी है उसका पालन करने में ही स्वतंत्रता है। आंद्रे के अनुसार राज्य के कानून का पालन करना ही स्वतंत्र, यानी कि जो सरकार कानून बना रही है उसे अच्छे से हम फॉलो करते तो वही हमें एक तरीके से लिबर्टी है। नील के अनुसार हर व्यक्ति के द्वारा अपने सुख को ढूंढने का अवसर ही स्वतंत्रता है। यानी हम अपने जो भी सुख होता है, इच्छा होती है, उसे पूरा करने के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो वही क्या कहलाती है गाइस, स्वतंत्रता, लिबर्टी। इस तरह हम देखें तो स्वतंत्रता के अनेक अर्थ वाली अवधारणा कहलाती है। कॉन्सेप्ट कैसा है, अनेक अर्थ वाला, बहुत सारे मीनिंग्स हैं इससे स्वतंत्रता के। और इसका विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे भी हुआ। प्रारंभिक उदारवाद में देखें तो स्वतंत्रता के लिए बंधनों के अभाव को आवश्यक माना गया था, यानी कि लिबर्टी में लिबरलिज्म जो है गाइस थ्योरी, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था। उदारवाद मार्क्सवाद के द्वारा भिन्न भिन्न थ्योरीज होती हैं, विचारधारा होती है, जिसमें उदारवाद वही था जो व्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता में विश्वास रखता है और व्यक्ति पे बंधनों के लिए वो मना ही करता है कि बंधन नहीं होने चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए अपने विकास के लिए। इस युग में तानाशाही सरकार से प्रतिनिधि सरकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता बल दिया गया कि सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति को पॉलिटिक लिबर्टी होनी चाहिए, सोशल लिबर्टी होनी चाहिए उसके पास। समय के साथ साथ राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता की सुरक्षा का माध्यम माना गया, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज आई समाज में, जिन्हें एक तरह से सिक्योरिटी का वो माना गया कि हाँ ये हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में दल जनता की स्वतंत्रता के लिए काम करता है। दल जो है एक तरीके से हमारी स्वतंत्रता के लिए काम करता है। और समय के परिवर्तन के साथ साथ हम देख सकते हैं मार्क्सवादी विचारधारा भी पैदा हुई है ना, जिन्होंने कहा कि पूंजीवाद का विरोध किया मार्क्सवादियों ने। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में सबको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, अमीर गरीब का भेदभाव हम देख सकते हैं, सॉरी इसलिए पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए ना। पूंजीवाद में क्या होता है, बड़े मालिक वर्ग जो होते हैं वो छोटे गरीबों पर अत्याचार कर देते हैं, एक तरीके से उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं, कम वेतन देते हैं, तो जिससे क्या होता है सभी को समान स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो इसलिए मार्क्सवाद जो एक ऐसी विचारधारा है गाइस, जिसमें मार्क्स के द्वारा ये दी गई है विचारधारा, जिसे मार्क्सवाद भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए समान रूप से। इसके तरीकों के उदारवाद खुले वातावरण में सबको स्वतंत्रता नहीं दी गई है।
और मार्क्स ने लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, एक तरीके से उसे लिमिटेड डाल दिए। तो दोनों ही विचारधारा देखें तो उदारवाद और मार्क्सवाद स्वतंत्रता की समस्या का पूर्ण समाधान करने में नाकाम रहे, यानी दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। क्योंकि देखिए तो मार्क्सवाद का जो अंतिम स्वरूप होता है ना गाइज, वो समानता की बात तो करता है, बहुत अच्छी तरीके से समानता की बात करता है कि हाँ हमें मजदूरों को अधिकार देना चाहिए, उनको लिबर्टी देनी चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी समाज में सब समान होंगे, कोई गरीब नहीं होगा, है ना, इस तरीके से बात कही जाती है। परंतु एक तरीके से वो तानाशाही की बात आ जाती है कि मजदूर वर्ग का अधिपत्य होगा और सभी उद्योगपति का नाश हो जाएगा, ऐसा ऐसा कहा जाता है मार्क्स के द्वारा। और आखिर में देखा जाए तो साम्यवाद एक ऐसी युग आ जाता है जब फिर से एक लीडर रहेगा, लीडर चेंज नहीं कर सकते, उसमें लोकतंत्र की तरह लोग चुन नहीं सकते, ऐसा रहता है। ठीक है, सॉरी गाइस, एक्चुअली आज मेरा कोल्ड हो रहा था, इसलिए मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट, सो लिसन इट केयरफुली, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, है ना। तो गाइस हम यहाँ पे थे कि दोनों विचारधारा में कोई ना कोई कमियाँ होती है। लाइक उदारवाद में देखें तो वो व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही लिबर्टी दे देता है उसके विकास के लिए, जिससे व्यक्ति में खुद ही ईगो आ जाता है एक तरीके से, जिससे वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लगता है। दूसरी तरफ देखें तो मार्क्सवाद इतनी ज़्यादा समानता लेकर आने का प्रयास करता है कि वो एक तरीके से तानाशाही का स्वरूप प्रदान कर देता है। तो इसमें दोनों ही नाकाम रहे हैं स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से बताने के लिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो गाइस मैंने ऊपर ही आपको बताया था, इसमें हम नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही स्वतंत्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, जिसमें ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, एक तरीके से वो दूसरों को हनन कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो उसकी भी स्वतंत्रता है उसे, तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है, जो अतीत के समय में व्यापक थी। इसके जरिए व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन जीने और अधिक से अधिक विकास करने वाले अवसर मिले होते हैं, अपॉर्चुनिटी मिली होती है उसे। औद्योगिक क्रांति भी जो एक तरीके से हम देखते हैं, उद्योगों का इतना निर्माण हो रहा था पास्ट काल में, मिडिवल टाइम में, तो वो भी औद्योगिक क्रांति भी जो नकारात्मक स्वतंत्रता का ही परिणाम थी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता हम देखें तो सुधारवादी युग की देन, एक तरीके से जो सुधार करना चाहते थे, लाइक उदारवादी सुधारवादी एक ही कहा जाता है गाइस, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में चर्च में व्यापक कुरीतियों के खिलाफ स्टार्ट हुई थी ये वाली स्वतंत्रता की। हाँ हमें जो उदारवाद जो है उसको उत्पन्न कब हुआ, जब पुनर्जागरण का उदय हुआ, अर्थात जब धर्म में इतनी सारी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, चर्च पादरी वर्ग जो है लोगों के जीवन में इंटरफेयर करने लगे थे, तो उनसे स्वतंत्रता के लिए 16वीं शताब्दी में एक तरीके धर्म में सुधार वाला आंदोलन चला था, जिसे धार्मिक सुधारवाद भी कहा जा रहा था। राजनीति में भी सुधार की मांग करने लगे फिर इसके बाद, तथा लॉक के अनुसार जॉन लॉक जो है उनके आदर्श राज्य वह है जो व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, है ना, इंटरफेयर ना करे, ऐसा स्टेट होना चाहिए। जॉन लॉक ऐसा कहते हैं स्वतंत्रता के विषय में। तो स्वतंत्रता की मांग जो है वो धार्मिक क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी, जो कि समय के साथ साथ राजनीतिक पॉलिटिक्स लेवल पे गई, आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी थी। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है, पॉलिटिक में जो हम लिबर्टी की बात करते हैं कि हमें अपने नेता चुनने की स्वतंत्रता होती है, खुद एक नेता बनने की स्वतंत्रता होती है, दल बनाने की स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है गाइज, वो राजनीतिक स्वतंत्रता कि राजतंत्र शासन के खिलाफ थी, है ना। राजा का तंत्र नहीं चाहिए अब मनुष्य को, लोकतंत्र चाहिए जिसमें हम खुद चुन सकते हैं अपने राजा को, या कहे तो प्रधानमंत्री को। और आर्थिक स्वतंत्रता में देखें तो व्यापार व बाजारी व्यवस्था में स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति को, है ना, कि हम अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसमें स्वतंत्रता चाहिए। वह उचित कीमत पर प्राप्त होना चाहिए, वो ज़्यादा हाई लेवल नहीं होना चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति अपना विकास कर सके। और इस प्रकार हम देखें तो स्वतंत्रता की जो जन्म व विकास है उसके चरण को राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध को अनुचित मानते हैं, ना। हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध नहीं रहना चाहिए, रोक रुकावट नहीं होनी चाहिए, वरना रोक रुकावट होती है तो वो अपना व्यक्ति जो है अपना भला बुरा वैसे ही समझता है, और जब रोक रुकावट करता है तो वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है। इसलिए वो कहते हैं कि भला व्यक्ति जो है अपना भला बुरा सब जानता है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ दो, वह ज्ञानी है, वह अपना विकास खुद कर लेगा। नकारात्मक स्वतंत्रता कुछ पहलू देख सकते हैं हम। पहला व्यक्ति का स्वतंत्रता आती है इसके अंतर्गत। सेकंड संपत्ति व जीवन की स्वतंत्रता। सामान्य अर्थों में हम देखें तो स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष को दूसरे की जो स्वतंत्रता होती है उसे खत्म करने के पक्षधर होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, कि दूसरे की स्वतंत्रता का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता। इसकी व्याख्या के पश्चात पता चलता है हमें कि यह प्रतिबंधों के अभाव
भाव यानी बिल्कुल व्यक्ति पे प्रतिबंधी नहीं है, तथा व्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास रखता है कि हाँ, व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके लिए वो पूरा स्वतंत्र है। इसलिए हम देखा जाए तो इसे उग्र उदारवाद भी कहते हैं, उग्र उदारवाद भी कहते हैं। उग्र यानी एक तरीके से ये रेडिकल बात कर रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए व्यक्ति को, वो कुछ भी कर सकता है, वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, तो इसलिए इसे उग्र उदारवाद भी कहते हैं। और ये स्वतंत्रता की अधूरी अवधारणा है, पूरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसका एक पार्ट ही है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता की समाज और सोसाइटी व स्टेट से अलग नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि व्यक्ति जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति क्या है, एक समाज का अभिन्न अंग है, छोटा सा पार्ट है, और व्यक्तियों के समूह के द्वारा ही राज्य बना है ना। तो व्यक्ति व राज्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको समाज व राज्य से अलग कर दिया जाएगा तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, है ना। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर अब सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी की मांग उठने लगेगी कि हाँ, हमें एक ऐसी स्वतंत्रता बनानी चाहिए जिससे सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, किसी एक के हाथ में स्वतंत्रता ना रहे, है ना। तो इस तरीके से यह एक सामाजिक सहकल्पना है, जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है ना गाइस, वो एक सामाजिक सब लोगों के लिए है, सहकल्पना है, सबकी इमेजिनेशन है कि ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए सोसाइटी पे जो व्यक्ति के हितों के लिए कार्य करती है। लास्की के अनुसार हम देखें तो स्वतंत्रता का अर्थ बाधाओं का अभाव नहीं है कि पूरी तरह से बाधा नहीं हट रही हैं, वह हम देखें तो कई विचारकों ने समर्थन भी किया लास्की के इस विचार पर। यह सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार न्याय, सामाजिक एक तरह के सोशल की जो भी सिचुएशन है सोसाइटी की, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, और साथ ही व्यक्ति को देने में विश्वास रखते हैं, समानता वगैरह सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, है ना। न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, यही सकारात्मक स्वतंत्रता है गाइस। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, जब सभी व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, समानता मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, तभी वो सकारात्मक स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति के विशेष को ध्यान में ना रखे, केवल एक स्पेशल व्यक्ति को हम ध्यान में नहीं रख रहे सकारात्मक स्वतंत्रता, बल्कि समाज के हित में बने कानूनों, जो पूरे ही समाज में, समाज सभी लोगों का है तो सभी लोगों के हितों में बने कानूनों के पक्ष में होता है ना, लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता को भी मान्यता देता है कि हाँ, व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता भी, वो अपना बाजारी रूप से व्यापार वगैरह चालू कर सकते हैं, अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, उसके लिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता व सकारात्मक स्वतंत्रता के तुलनात्मक अध्ययन करें गाइस, तो इसमें देखो थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। अब ऊपर आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, एंड नाउ दिस इज टाइम टू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दीज बोथ। सो नकारात्मक स्वतंत्रता वह जो है वो व्यक्ति को छूट देती है, जिससे समाज में कमज़ोरों का दमन व उत्पीड़न भी होता है ना, जैसे पूंजीपति को मनोबल चलता रहता है। परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता देखें तो वहाँ पे व्यक्ति को स्वतंत्रता तो प्रदान करती है, वो लिबर्टी तो देती है, परंतु उस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाती है, यानी उस पर रिजनेबल हम थोड़ा बहुत रोक लगा सकते हैं कि हाँ, आपके इस कार्य से दूसरे व्यक्ति को अगर परेशानी हो रही तो प्लीज़ डोंट डू दिस, अन्यथा कानून रूप से उसका निवारण किया जाएगा। व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य स्वतंत्रता तो मिलती है, तो दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता जो है नागरिक को अनेक स्वतंत्रता के पक्ष में होती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में न्याय, समानता आदि की तो बात कोई कही जाती है, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता न्याय, समानता आदि को भी जोड़कर चलता है ना। हमने पढ़ा है ऊपर भी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें तो केवल एक व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता में सभी व्यक्तियों के न्याय, जस्टिस की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्ति जो है वो जीवन में कम से कम हस्तक्षेप, है ना, जो वो कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ना राज्य को बहुत ही कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वाले व्यक्ति क्या, विचारक क्या कहते हैं गाइस, समर्थक क्या कहते हैं, सपोर्टर, कि राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अगर स्टेट को पता चलता है कि हाँ, इसकी स्वतंत्रता की वजह से वो जो ऐसे कार्य कर रहा है व्यक्ति, उससे दूसरे व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब इंटरफेयर कर सकती है हमारी स्टेट, है ना। उसमें तो यही है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार जो है आर्थिक रूप में खुली बाजारी प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था और अनियंत्रित व्यवस्था में विश्वास रखता है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कहते हैं, हम इकोनॉमिक रूप से पूरा स्वतंत्र छोड़ दो, हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। तो वहीं पूंजी को, वादी को बढ़ावा देता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य द्वारा निर्मित व्यवस्था में व्यवस्थित कर विश्वास रखता है ना, कि राज्य ने जो हमारे लॉ बनाए, रेगुलेशंस बनाए, हमें उसे फॉलो करके अपने डेवलपमेंट करना चाहिए, ना कि पूरा ही लिबर होकर। पूरा लिबर होता है तो वो अन्यथा वो दूसरे पे
मोस्ट मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालता ही है। अब गाइस नकारात्मक स्वतंत्रता के दोष और कमियां देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, इसकी बहुत ही कमियां हैं, जस्ट लाइक आप सभी भी जान गए होंगे ऊपर। उसकी व्याख्या पढ़ने के पश्चात हम सभी अवगत हो जाते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिससे अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचती है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी है, जिस कारण इसकी आलोचना भी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है इसके। नकारात्मक स्वतंत्रता का आलोचना के 3 आधारों पे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दार्शनिक आधार पे, फिलोसोफर के अकॉर्डिंग देखें गाइस तो सबसे पहले दार्शनिक आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना की जाती है। इसके समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति जो है ना बुद्धिमान स्वार्थी प्राणी है, माइंड वाला है भाई, और स्वार्थी भी है, अपने हित के बारे में सोचता है ज़्यादा व्यक्ति। लेकिन आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति बुद्धिमान और स्वार्थी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर भावनाएं व संवेदनाएं होती हैं, उसमें फीलिंग्स हैं, है ना, और संवेदनाएं हैं लोगों के प्रति, जो भी इसमें फीलिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये सब होता है उसमें। व्यक्ति में ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है वो इतना आलोचना करते हुए कह रहे हैं। सेकंड है नैतिक आधार पर दूसरी आलोचना कहते हैं। नैतिक आधार मोरलिटी के अकॉर्डिंग बेस पर कर रही जा रही है उसकी आलोचना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दे ताकि वो अपना विकास कर सके। लेकिन आलोचक कहते हैं नहीं, व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बल्कि उसे सिर्फ उसी काम की छूट देनी चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो, है ना, मोरल रूप से वो सही काम कर रहा हो। अगर मोरल के खिलाफ कर रहा होगा, अन्यायपूर्ण काम कर रहा होगा, तो समाज के अंदर बुराइयों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड है आर्थिक आधार पे, इकोनॉमिक लेवल पे बेस पे हम देखें तो इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना जो है आर्थिक समर्थक भी करते हैं और कहते हैं व्यक्ति को खुला छोड़ दो तो राज्य को, अर्थव्यवस्था, राज्य की जो इकोनॉमिक है उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे शोषण को बढ़ावा मिलता है ना, कंपनीज अपनी अपनी लॉ बनाने लगेंगी तो उससे क्या होगा, मजदूरों का हनन होता है ना, उनकी बहुत ज़्यादा उनसे मेहनत करवाया जाता है, उन्हें कम वेतन दिया जाता है, उनकी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो शोषण होता है मजदूरों के साथ, तो वो एक तरीके से शोषण को ही बढ़ावा दे रहा है। इसलिए राज्य को गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो। तो निष्कर्ष में गाइस हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, अतः उपयुक्त विचारों में पढ़ने के पश्चात हम कह सकते हैं कि दोनों ही अवधारणा जो है, दोनों ही कॉन्सेप्ट किसी न किसी रूप में निजी संपत्ति को मानती है। यानी प्राइवेट जो हमारा घर होता है, बाहर होता है, कंपनीज होती है, उसे तो हम मानते ही हैं दोनों में ही कि हाँ होना चाहिए व्यक्ति के लिए, जो मेहनत करके उसने कमाया तो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी संपत्ति है, उसके नाम पर है, जायदाद है, तो दोनों में ही विश्वास रखते हैं दोनों ही लोग। पूंजीवाद जो है समग्र विधान पर आधारित होती है, सभी के लॉ रेगुलेशन पर बेस्ड होती है। अतः जब तक समाज में ये दोनों वर्ग बने रहेंगे, अमीर गरीब, या तब तक अमीरों की राजनीतिक विचारक मैक्विशन दोनों ही स्वरूप में नकारता है। एक तरीके से कहा जाए तो सकारात्मक स्वतंत्रता वाले जो है ना उसे नकारता है। स्वतंत्रता की लूट खसोट की प्रवृत्ति चलती रहेगी, एक तरीके से सभी स्वतंत्रता की मांग करता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी कहते हैं हमें ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि हम अपना विकास कर सके। राजनीतिक विचारक जो है स्वतंत्रता को श्रम के लिए समान साधनों का उपलब्ध होना मानते हैं, जबकि हम देखें पॉलिटिकल हमारे थिंकर्स जो हैं वो लिबर्टी को श्रम के लिए अर्थात मेहनत के लिए समान, एकदम इक्वल रिसोर्सेज के रूप में उपलब्ध मानते हैं कि हमें एक तरीके से रिसोर्स है। स्वतंत्रता क्या है कि हमारा साधन है जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं अपने, तो इसके लिए वह उस व्यवस्था को तोड़ना ज़रूरी समझते हैं जो पहले से चली आ रही, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है ना। तथा उसको स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि समाज में शोषण करने की जो शक्ति है उसका अभाव होना चाहिए, है ना। जो शोषण कर रहा है किसी का, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, है ना, किसी का स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, तो जो अभाव है नकारात्मक स्वतंत्रता, तो इस अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता को, इस अभाव को नकारते हैं कि हाँ प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, तो इसे नकारा जाता है स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के द्वारा, है ना गाइस। तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो स्वीकारता है कि हमें किसी को ना ऐसे नहीं रहना चाहिए, एक तरीके से लिबर नहीं रहना चाहिए, इतना भी लिबर नहीं हो कि जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। तो इस प्रकार गाइस हमने ऊपर इसका अंतर पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिफाइन कर चुके हैं। अब नाउ हमारे इस आंसर का सेकंड पार्ट चालू होता है, जेएस मिल के विचार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जिट्स आपके एग्जाम में, चाहे वो BA पॉलिटिकल ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, MA के स्टूडेंट हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, तो आप सभी के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मम्मी सॉरी गाइस, मम्मा ने बुला लिया था।
मैं इस विधि जेएस मिल के विचार हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लिबर्टी के ऊपर जेएस मिल जो थिंकर है, उनके विचार देखते हैं। जेएस मिल का फुल फॉर्म है उनके नेम का जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक उदारवादी विचारक थे। लिबरल्स में विश्वास रखते हैं, जिसने स्वतंत्रता पर अपने विचार दिए हैं। मिल ने अपनी स्वतंत्रता को समझाने के लिए एक ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी नाम से एक पुस्तक भी कहा जाए या ऐसे कहते हैं उनके। तो इस निबंध में एक सिद्धांत बताया हुआ है, सिद्धांत था हानि का सिद्धांत। उन्होंने हानि के सिद्धांत के विषय में बताया है। मिल का मानना था कि हर व्यक्ति सुख चाहता है ना, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है गाइस, सुख, फेथफुल, एक अच्छी सी फीलिंग चाहता है सुख की। और व्यक्ति का जो विकास हो सकता है वो स्वतंत्र सुख के लिए प्राप्त करता है, और डेवलपमेंट अपना सुख के लिए चाहता है। वह स्वतंत्रता से ही हो सकता है। देखा जाए तो डेवलपमेंट कैसे होता है, लिबर्टी से लिबर होगा तभी वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। लेकिन व्यक्तियों के हर एक काम को स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं ना, स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, बल्कि व्यक्तियों के कामों को दो भागों में बांटा जा सकता है। मिल के अनुसार क्या कर रहे हैं इस दो भागों में बांट रहे हैं व्यक्तियों के कामों को, स्वसंबंधित कार्य व पर संबंधित कार्य। अर्थात स्वसंबंधित क्या हो गया, जो ऐसे कार्य जिनका प्रभाव हमारे खुद पर पड़ेगा। दूसरा जो पर संबंधित कार्य, ऐसे काम जिससे दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उनमें उन्होंने अंतर डिफाइन करा। लाइक स्व संबंधित कार्य ऐसे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के स्वयं पर पड़ता है। जैसे लाइक व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है ना, तो इसका इफेक्ट उसके खुद पर पड़ रहा है। क्या बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, कौन सा रिलीजन को वो मान रहा है, धर्म को, ये सारी बातें उसके निजी कार्य संबंधी, उसके प्राइवेट वर्क्स हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है वो। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मेरा काम है तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, इस तरीके से ये कार्य पे इंटरफेयर नहीं कर सकता सरकार। जब तक एक व्यक्ति किसी भी कार्य से अन्य किसी और पर प्रभाव नहीं पड़ता तो उससे कोई समस्या नहीं होती है ना, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। वैसे यह कार्य यदि दूसरे पर प्रभाव डालता है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका स्वयं पर प्रभाव पड़े तो उसके लिए उसे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई रोक नहीं होनी चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सेकंड जो हमने पढ़ा, पर संबंधित कार्य, ऐसे काम जिनके करने से व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे लोगों पर इफेक्ट पड़ता है। लाइक जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक करके, शराब वगैरह पीकर पश्चात वो दूसरों का नाम शनाम बकने लगता है, गाली गलौज करता है, जिससे दूसरों की मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है गाइस, व्यक्ति के ऐसे कार्यों को पाबंदी होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए उसके ऊपर, जिससे उसके करने से व्यक्ति के प्रभावित होता है। तो उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अगर चोरी करता है तो इससे क्या होता है, फ़ायदा तो चोर को होता है, परंतु जहाँ चोरी हुई है उस व्यक्ति का नुकसान होता है। उस व्यक्ति का काम जो उसने मेहनत करके कमाया है बेचारे का, वो चला जाता है। तो इसके लिए हम कानून को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है, राज्य को इंटरफेयर करना ही होता है। इसलिए मिल का कहना था कि पर संबंध कार्यों पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जेएस मिल का यहाँ तक कहना है कि इंसान को आत्महत्या करने का, अर्थात सुसाइड करने का भी हक है, अगर इसका असर अन्य पर ना पड़े। देखिए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि सुसाइड करने का भी इफेक्ट जो है ना दूसरे पे ही पड़ता है। लाइक देखे, क्योंकि जब एक इंसान सुसाइड करता है तो इससे उसकी लाश का जो कार्यक्रम है समाज को ही करना पड़ता है, उसका क्रियाक्रम करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें परेशानी होती है, यानी समाज को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है उनके क्रियाक्रम में। इसलिए अब मिल यहाँ भी बताते हैं कि हमें पर संबंध कार्यों पर किस प्रकार की पाबंदी लगानी चाहिए। जब गंभीर हानि हो, हानि का सिद्धांत बोला है ना, तो जब गंभीर हानि हो तो कानून को इंटरफेयर करना होगा, तब रोक लगाई जानी चाहिए कानून द्वारा। जब हानि गंभीर नहीं होगी तो कानूनी कार्रवाई के बजाय हम सामाजिक स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, अर्थात समाज के सोसाइटी के लोग जाकर उस व्यक्ति को बोलें कि ऐसे कार्य मत करो। अगर वो व्यक्ति मान जाता है, माफ़ी मांग लेता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता, लाइक बच्चे को भी क्लास में डांटा जाता है पहले, है ना, तो जब बड़ी हानि नहीं करता, जब बड़ी हानि हो जाती है, बड़ा अपराध कर देते हैं, तब जाकर उन्हें कानूनी रूप से सज़ा दी जाती है ना। तो इसलिए वो जस्ट लाइक एक एग्जांपल दिया जा रहा है, बहुत एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है गाइस, कि एक बहुत बड़ा फ्लैट है, मानो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग रहते हैं, और अब एक व्यक्ति ने क्या करा, अपने कमरे में बंद करके ही तेज़ आवाज़ में वो डीजे बजा रहा है, तो उससे दूसरे लोगों को तो परेशानी हो ही सकती है ना गाइस। फ्लैट में देखे दूसरे घर के मेहमान आए हो दूसरे रूम में, तो तेजी वॉइस के कारण वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तथा इससे अनेक लोगों को पढ़ने, सोने व टीवी देखने में भी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है, कानून को बीच में ना लाकर सभी व्यक्ति मिलकर उस व्यक्ति के पास जाएं और आवाज़ कम करने को कहना चाहिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एकदम से कानून को बीच में लाना नहीं चाहिए, है ना, एकदम से हम कानून को थोड़ी ना इंटरफेयर करने के लिए कहेंगे। वही सामाजिक कार्रवाई से भी काम लिया जा सकता है। पाबंदी तब लगानी चाहिए जब हानि गंभीर हो, है ना, जब हानि गंभीर ना होने पर हम समस्या का समाधान खुद मिलकर भी कर सकते हैं। लाइक व्यक्ति गलत भाषण देता है, कोई गलत कह रहा है, सभा में आने जाने पर पाबंदी लगा दो, उसे रोक दो कि अगर तुम ऐसे बात करोगे तो तुम आना ही नहीं है तुम्हें,
ऐसे कहा जा सकता ना। तो उससे क्या होगा, उसको कठोर सज़ा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके बोलने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में इस तरीके का गलत भाषण ना दे। क्योंकि उसके बोलने से लोगों में गलत भावना पैदा हो जाती है। लाइक होता है ना कभी कभार गलत गलत विचारों का प्रचार करने लगते हैं कुछ लोग। तो मिलकर स्वतंत्रता के सिद्धांत के ऊपर में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से गाइस। हानि के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन करा, जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब नाउ हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं अपने आंसर के, इस वीडियो के। मिलकर स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना भी की गई कुछ विचारकों द्वारा। वैसे तो बहुत अच्छा है उनका स्वतंत्रता का सिद्धांत, उन्होंने बताया किस प्रकार से अच्छे से डिफाइन किया उन्होंने कि हाँ ऑफकोर्स स्वतंत्रता हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है, किस प्रकार से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब उनके स्वतंत्रता की आलोचना हुई है, तो मिलकर इस सिद्धांत की कई विचारकों ने आलोचना भी की है कि मनुष्य के कार्यों को दो भागों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इंसान के हर काम का असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर ही पड़ता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, जैसे कि इंसान क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है, किस तरह के विचार रखता है, तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख कर ही सीखते हैं ना गाइस। तो उस हर चीज़ का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि इंसान के पहनने पर अधिकतर एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं, तो वह नज़रों के बिगाड़ की वजह से भी पैदा होती है, कि कहीं और देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि गाड़ी के चलाते कहीं और हैं और इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो आलोचकों के अनुसार कहने का अभिप्राय यह है कि हर एक चीज़ का असर समाज पर पड़ता है, हर एक कोई भी टॉपिक हो, चाहे हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे के तरीके से कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता ही पड़ता है, चाहे उसका खान पान हो, रहन सहन आदि। तो इस तरह से हम विचारकों का कहना है कि मिलकर स्वतंत्रता दो हिस्से में नहीं बांटी जा सकती, परंतु आप कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, जो हमने बीच में मैंने कंक्लूजन लिखा था ना गाइस, वो आप टिल द एंड ऑफ द आंसर में लिख सकते हैं, जब क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं, जैसा एक मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, व्हाट इज लिबर्टी। अब मिलके विचारों को बताइए, तो हमें पूरा ही अच्छे से डिफाइन करना है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के स्वतंत्रता के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तब भी यही आंसर लिखना है आपको, केवल इसमें इस वाले सेकंड वाले आंसर में जेएस मिल के विचार नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जेएस मिल के विचारों की आलोचना के सहित व्याख्या कीजिए, जो आपको मैंने अभी आलोचना यहाँ पे करी है हमने, क्रिटिसिज्म के सभी को आपको डिफाइन अच्छे से कर दिया। तो इस तरीके से हमारा 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट होता है गाइस। So it is really important video for you all, so like and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.